अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। रात के 8 और 9 बजे के दरमियान मुझे एक कत्ल की इत्तला मिली। मैं चंद आदमियों को साथ लेकर बकुआ पर पहुंच गया। लाश हवेली के बसीओरी सहन के कोने में पड़ी थी। सहन कच्चा था। एक तरफ छप्पर के नीचे निस्फ दर्जन के करीब मवेशी बंधे हुए थे, जिनमें चंद भैंसें, बैल और बकरियां शामिल थीं। दूसरी तरफ चारे का ढेर लगा हुआ था। कोने में जलाने वाली लकड़ियां रखी थीं, जिनके करीब ही खल और पंजालियां पड़ी हुई थीं। लकड़ियों के करीब ही एक खुली औंधी पड़ी थी। खुली से चंद कदम परे अकबी दरवाज़ा था, जो गालिबन मवेशियों के लिए लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होता था। हवेली में कोहराम मचा हुआ था। लाश खुली के पास पड़ी थी। आला कत्ल भी वहीं पड़ा हुआ था। वो एक गंडासा था जिस पर खून लगा हुआ था। मैंने लालटेनों की रोशनी में लाश का मुआयना किया। मकतूल ने शलवार कमीज और स्वेटर पहन रखा था। उसके जिस्म का ज़्यादा हिस्सा कंबल में लिपटा हुआ था। सरसरी मुआयने के दौरान मुझे उसके जिस्म पर 2 कारी जख्म नजर आए। एक बाएं आंख और कान के दरमियान था और दूसरा गर्दन पर चंद मामूली जख्म थे। उंगलियों पर भी जख्म मौजूद थे। गालिबन ये जख्म वार रोकने के नतीजे में आए थे। उसके सर के आसपास कसीर मिकदार में खून फैला हुआ था। चाहे वारदात की मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करने के बाद मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। मकतूल का नाम फारूक और उम्र 36 साल मालूम हुई। वो ग्रेजुएट था और गैर शादीशुदा था। हवेली उसकी अपनी थी, जिसमें वो अपनी माँ, 2 बहनों और एक भाई के साथ रहता था। बाप फोत हो चुका था और ज़मीनों का काम छोटा भाई मंजूर हुसैन संभालता था। फारूक के बारे में मालूम हुआ कि उसे ज़मींदारी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो कुछ अरसे तक लाहौर में मुलाजमत भी करता रहा था। उसने कई जगहों पर मुलाजमत की थी, लेकिन साल 1.5 साल से ज़्यादा कोई काम नहीं करता था। तफ्तीश के दौरान मुझे ये भी मालूम हुआ कि वो अदबी ज़ौक़ का मालिक था और लाहौर में क़याम के दौरान अदबी महफिलों में भी जाया करता था। उसने अपने कस्बे में भी एक अदबी मजलिस बना रखी थी, जिसका नाम मुझे याद नहीं रहा। उसके बारे में आम रिपोर्ट ये थी कि वो एक खामोश तबीयत और सुलह पसंद शख्स था। उसके अंदर जमींदारों वाली फूफ फाम बिल्कुल नहीं थी। न ही उसका कोई दुश्मन था। ऐसे बेज़रर शख्स के वहशियाना कत्ल पर हर शख्स हैरान था। ये फारूक हुसैन का सरसरी खाका था, जो तफ्तीश के दौरान मुझे मालूम हुआ। वो सर्दियों की रात थी और लोग अपने घरों में अंगीठियों के सामने या लिहाफ में दुब के बैठे थे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता था कि उस ठिठी हुई रात में फारूक हुसैन बाहर कर क्या रहा था। क्या वो अकेला था या उसके साथ कोई और भी था? घर वालों ने मुझे बताया कि जब वो चीखने की आवाज़ सुनकर बाहर निकले तो पिछला दरवाज़ा खुला हुआ था। कातिल या तो दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ था और अपना काम करके दरवाजे के रास्ते बाहर निकल गया था, और या फारूक हुसैन ने खुद उसे अंदर बुलाया था। बाहर की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैं अंदर जा बैठा और पहले फारूक हुसैन की माँ से कुछ सवालात किए। उसका नाम कमर बीबी था। वो 55-56 बरस की एक मजबूत और हौसलामंद औरत थी। कुछ पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन उस वक्त उसका गम से बुरा हाल था। मैंने उसे सब्र की तलकीन की, फिर पूछा कि इतनी सर्दी में उसका बेटा बाहर क्यों गया था। हमें तो कुछ पता ही नहीं चला कि वो कब बाहर गया है, उसने जवाब दिया। हम तो ये समझ रहे थे कि वो अपने कमरे में जाकर सो गया है। 7 बजे के करीब हमने खाना खाया। बाकी बच्चे तो पहले ही उठकर चले गए थे, मगर फारूक पुत्र देर तक बैठा रहा। वो बहुत ठहर ठहर कर खाना खाता था। कभी कभी तो खाते खाते सोचों में गुम हो जाता था। आज मैंने कढ़ी पकाई थी। फारूक को कढ़ी बहुत पसंद थी। उसकी आवाज़ भर्रा गई, लेकिन उसने अपनी पसंद की कभी फरमाइश नहीं की थी। जो सामने रख दो खा लेता था। खाना खाते खाते कहने लगा, माँ, आज मेरा कढ़ी खाने को बहुत दिल चाह रहा था। बड़ी मज़ेदार कढ़ी पकाई है तुमने। मैंने कहा कि तेरी माँ जो हुई, मुझे तेरी दिल की बात मालूम न होगी तो और किसको होगी। खाने के बाद वो इसी कमरे में बैठकर कोई किताब पढ़ता रहा। उसके बाद उधर पिछली तरफ अपने कमरे में चला गया। मैंने बर्तन समेटे और चंद छोटे मोटे काम निपटाए और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। मेरी छोटी बेटी सईदा मेरे साथ वाले बिस्तर पर सोती है। वो कुछ देर तक मेरे साथ बातें करती रही। फिर मेरी आंख लग गई।
تھوڑی دیر بعد سعیدہ نے میرا کندھا ہلایا اور گھبرا کر کہنے لگی کہ باہر سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی ہے۔ میں نے کہا کہ کسی بکری نے آواز نکالی ہوگی یا بلیاں لڑ رہی ہوں گی۔ منظور حسین اور اس کی بیوی ہمارے ساتھ والے کمرے میں سوتے ہیں۔ چیخنے کی آواز منظور نے بھی سنی تھی۔ وہ بھاگا بھاگا میرے کمرے میں آیا اور لالٹین اٹھا کر باہر چلا گیا۔ ہم بھی اس کے پیچھے باہر صحن میں پہنچ گئے۔ پہلے تو ہمیں کچھ نظر نہ آیا۔ باہر کا دروازہ کھلا دیکھ کر منظور آگے بڑھا تو اس کی نظر بھائی کی لاش پر پڑی۔ وہ خون میں لت پت پڑا ہوا تھا۔ کسی ظالم نے اسے ذبح کر ڈالا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے قاتل کو لعن طعن کرنا شروع کر دی۔ جب وہ ذرا رکی تو میں نے پوچھا، فاروق حسین کی کسی سے دشمنی تو نہیں تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ آپ پورے محلے سے پوچھ لیں، ہر شخص میرے لال کی تعریف کرے گا۔ بہت ہی مسکین قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ آپ کے خیال میں وہ اس سردی میں باہر کیا کرنے گیا تھا؟ اس نے جواب دینے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا اظہار کیا اور پھر بولی، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ٹہلنے گیا ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی بات چھپا رہی تھی۔ آپ کا چھوٹا بیٹا تو شادی شدہ ہے؟ میں نے کہا، فاروق حسین کی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی تھی؟ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی اور پھر بولی، تھانے دار صاحب، جب اولاد پڑھ لکھ جاتی ہے تو پھر اس کی پسند ان پڑھ ماں باپ کی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے۔ فاروق کی شادی تو آج سے 15 سال پہلے ہی ہو جاتی، لیکن شاید قدرت کو منظور نہیں تھا۔ اسے کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی لڑکی کو پسند کرتا ہو جسے آپ نے ناپسند کر دیا ہو۔ تھانے دار صاحب، میں کسی کی بہو بیٹی کا نام نہیں لینا چاہتی اور نہ ہی اسے بدنام کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی لڑکی بیچ میں تھی ضرور، مگر وہ اس کا نام نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کچھ اور سوالات کیے مگر کوئی ایسی بات معلوم نہ ہو سکی جو قتل کے محرک پر روشنی ڈالتی۔ میں نے اسے دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور اس کے بیٹے منظور حسین کو بلا لیا۔ وہ 27-28 سال کا ایک تنومند شخص تھا۔ اس نے بچھو مار کا مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور پہلوانوں کی طرح کونیاں نکال کر چلتا تھا۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ کہیں یہ جائیداد کا چکر نہ ہو، منظور حسین نے جائیداد کی خاطر بھائی کو ٹھکانے نہ لگا دیا ہو۔ منظور حسین، مجھے تمہارے بھائی کی موت پر بہت دکھ ہوا ہے، میں نے کہا، لیکن ظاہر ہے کہ جتنا دکھ تم کو ہوا ہے اتنا کسی کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تمہارا بھائی اور تمہارا بازو تھا۔ میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، بہت سوچ کر اور اطمینان سے جواب دینا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے قتل کا سراغ لگانے میں کچھ مدد ملے۔ تمہاری ماں نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے چیخنے کی آواز سنی تھی اور سب سے پہلے تم باہر گئے تھے۔ باہر تم نے کیا دیکھا تھا؟ ملک صاحب، باہر کافی اندھیرا تھا، اس نے اطمینان سے کہا۔ میں لالٹین لے کر باہر گیا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا پچھلے دروازے کی طرف گیا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ کوئی مویشی چوری نہ ہو گیا ہو۔ پچھلا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ میں نے لالٹین اونچی کر کے مویشیوں کی طرف دیکھا تو وہ سب ٹھیک ٹھاک تھے۔ پھر میں نے دوسری طرف روشنی ڈالی تو کھلی کے پاس مجھے بھائی فاروق کی لاش پڑی ہوئی دکھائی دی۔ یہ بات وضاحت طلب تھی۔ اس نے کتنی دور سے لاش کو دیکھا تھا اور کیا وہاں سے لاش کی شناخت کی جا سکتی تھی؟ اس نے میری بات پر لالٹین لے لی اور میرے ہمراہ جائے واردات پر پہنچ گیا۔ باہر خاصی سردی تھی اور ایک سپاہی دروازے کے پاس ڈیوٹی دے رہا تھا۔ میں عقبی دروازے کے پاس پہنچ کر ٹھہر گیا اور منظور حسین سے پوچھا، وہ کون سی جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر پہلے تم نے مویشیوں کی طرف اور پھر کھلی کی طرف دیکھا تھا؟ میں نے دیکھا کہ میرے اس سوال پر اس نے الجھن محسوس کی تھی، تاہم وہ لالٹین لیے ہوئے آگے بڑھا اور دروازے سے 5-6 قدم آگے جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے وہ جگہ، اس نے جواب دیا۔ وہاں سے مویشیوں کا چھپر بائیں جانب اور اوندھی ہوئی کھلی دائیں جانب تھی۔ میں اس کے قریب جا ٹھہرا اور لالٹین اس کے ہاتھ سے لے کر باری باری دونوں طرف دیکھا۔ مویشی تو صاف نظر آتے تھے مگر وہ جگہ جہاں لاش پڑی تھی صاف نظر نہیں آتی تھی۔ کھلی وہاں سے 7-8 قدم کے فاصلے پر تھی۔ وہاں سے کھلی کے پاس کوئی چیز پڑی ہوئی ہوتی تو نظر آ سکتی تھی۔ یہ بھی اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہاں کوئی انسان پڑا ہے مگر اس کی شناخت مشکل تھی۔ منظور حسین، کیا تم نے یہاں کھڑے کھڑے اندازہ کر لیا تھا کہ کھلی کے پاس تمہارے بھائی کی لاش پڑی ہے؟ اندازہ تو مجھے یہیں سے ہو گیا تھا، لیکن شکل میں نے آگے جا کر دیکھی تھی۔ وہ میرے سوال کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ منظور حسین، میں نے سنا ہے کہ تمہارا بھائی بہت صلح پسند اور شریف آدمی تھا، اس کی کسی سے دشمنی نہیں تھی۔ تمہارے خیال میں اس کے قتل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ آپ کے اس سوال کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔
भाई फारूक का वैसे तो कोई दुश्मन नहीं था, मगर दिलों का हाल कौन जाने। इंसान के जहाँ 100 सज्जन होते हैं वहाँ एक आध दुश्मन भी होता है। जायदाद और जमीनों का इंतजाम किसके हाथ में था? मलिक साहब। मेरा भाई आला तालीम याफ्ता था, लेकिन उसका मिजाज बहुत मुख्तलिफ था। उसे जमींदारी के मामला से कोई दिलचस्पी नहीं थी, न ही वो ये काम कर सकता था। उसूलन तो जायदाद का सारा इंतजाम बड़े भाई को संभालना चाहिए था, लेकिन अमलन ये सब कुछ मेरे हाथ में है। मैं 7-8 जमातों से ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ, मगर जमीनों का इंतजाम संभालने में मुझे कभी मुश्किल पेश नहीं आई। चूंकि तुम्हारा भाई जमीनों में दिलचस्पी नहीं लेता था, इसीलिए उसे कम से कम ये दिलचस्पी तो जरूर होगी कि उसका हिस्सा उसे मिल जाए, यानी उसके हिस्से की जमीन की कीमत मिल जाए। उसने कभी ऐसी बात नहीं की थी। अगर वो अपना हिस्सा मांगता तो मैं कभी इनकार न करता। मंसूर हुसैन, क्या तुम्हारा भाई अक्सर रातों को बाहर आकर बैठता था या आज पहला मौका था? इस बात का जवाब देने में उसने कदरे तवक्कुफ किया और फिर बोला, मुझे किसी की जासूसी करने की आदत नहीं है, ना ही मुझे ये मालूम है कि भाई फारूक रात को कहाँ जाता था और कहाँ बैठता था। मेरे इस्तफसार पर मंसूर हुसैन ने मुझे अपने भाई का कमरा दिखाया। कमरे में ज्यादा फर्नीचर नहीं था। बिस्तर के अलावा एक मेज, एक अलमारी और 2-3 कुर्सियां भी थीं। मेज के करीब एक छोटा सा शेल्फ भी था, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत की किताबें रखी थीं। चंद किताबें मेज पर भी पड़ी हुई थीं। मैंने एक किताब उठाकर देखी। वो गालिबन नफ्सियात या फलसफे की किताब थी। कमरे में 3 दरवाजे थे। एक दरवाजा गली की तरफ, एक सहन की तरफ और एक किसी अंदरूनी कमरे की तरफ खुलता था। बिस्तर पर सफेद खेस बिछा हुआ था, जिस पर कोई शिकन नहीं थी, गोया बिस्तर को इस्तेमाल नहीं किया गया था। पायती की तरफ तय की हुई रजाई रखी हुई थी। मैंने मंसूर हुसैन से कहा कि वो चंद मिनट के लिए अपनी बीवी को मेरे पास भेज दे। मैं उससे चंद बातें पूछना चाहता था। वो पहले तो थोड़ा जुस्बुस हुआ, फिर मेरे तेवर देखकर अपनी बीवी और बड़ी बहन को बुला लिया। उसकी बीवी का नाम खैरुन्निसा और बहन का नाम नज़ीर बेगम था। दोनों ने गर्म शालें ओढ़ रखी थी और घूंघट निकाले हुए थे। मैंने मंसूर हुसैन को बाहर भेज दिया और खैरुन्निसा से पूछा, बीबी, क्या तुमने भी चीखने की आवाज़ सुनी थी? उसने नफी में सर हिलाया और बोली, नहीं जी, मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी थी, मैं सो चुकी थी। मैंने पूछा, उस वक्त तुम्हारा शौहर कहाँ था? वो सोने से पहले मवेशियों को देखने और दरवाजे बंद करने चले गए थे। जब वो वापस आए तो मैं सो चुकी थी। इसका मतलब ये था कि मंसूर हुसैन ने पूरा सच नहीं बोला था। अगर वो मवेशियों को देखने और दरवाजे बंद करने बाहर गया था तो उसने यकीनन फारूक को खुली पर बैठे हुए देखा होगा। मैंने नज़ीर बेगम से पूछा, क्या तुमने भी चीखने की आवाज़ सुनी थी? मैंने चीखने की आवाज़ तो नहीं सुनी, लेकिन जब सईदा ने बताया कि बाहर से किसी के चीखने की आवाज़ आई है तो मेरी नींद उड़ गई थी। मैंने पूछा, तुम्हारा भाई मंसूर हुसैन उसके कितनी देर बाद तुम्हारे कमरे में आया था? उसने कुछ देर सोचा, फिर बोली, शायद 2-3 मिनट बाद आया होगा। मैंने अंदाजा लगाया कि कोई भी शख्स गंडासे के 2 वार करने के बाद 2 मिनट के अंदर कमरे में पहुंच सकता था। मुझे ख्याल आया कि मंसूर हुसैन को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लेना चाहिए। इब्तिदाई बातें इसकी तरफ इशारा कर रही थीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मजीद शवाहिद के बाद ही ऐसा करना मुनासिब होगा। हवेली से फारिग होकर जब मैं बाहर निकला तो एएसआई ने मुझे बताया कि मलिक साहब, मुझे एक सुराग मिला है। वो मेरी हिदायत पर आसपास के लोगों से पूछगछ करता रहा था। मैंने पूछा, क्या सुराग मिला है? उधर एक शख्स शादीन नाम का रहता है, एएसआई ने कहा। उसका कहना है कि हवेली में शोर उठने से थोड़ी देर पहले उसने एक औरत को गली में तेज तेज चलते देखा था। अच्छा, इससे क्या साबित होता है? गली में तेज चलना कोई जुर्म तो नहीं है? शादीन का ख्याल है कि वो मशकूक औरत है। अच्छा, आओ तुम्हारी शादीन से भी 2 बातें कर लेते हैं। शादीन का घर उसी गली में था। वो अधेड़ उम्र का एक आसूदा हाल कारोबारी शख्स था। उसने खिचड़ी दाढ़ी रखी हुई थी और शक्ल से बड़ा बाखबर शख्स लगता था। उसने हमें बड़े तपाक से अपनी बैठक में बिठाया और अपनी औरत को हुक्म दिया कि गरम गरम दूध और बतीसा ले आए। शाजी, तकल्लुफात की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा। मैं उस औरत के बारे में पूछने आया हूँ जिसे आपने गली में तेज तेज चलते हुए देखा था। क्या आप उस औरत को जानते हैं? सर्दी का मौसम है मलिक साहब, गर्म पानी के बजाय दूध पीना ज़्यादा बेहतर है। मैं चाय को गर्म पानी कहता हूँ। आपने कौन सा रोज़ रोज़ आना है? वो अपनी कुर्सी पर आगे झुका और घुटनों पर कोहनियाँ टिकाते हुए बोला,
मलिक साहब, वो बड़ी फितना है तो औरत, लेकिन अगर वो अभी आपके सामने आ जाए तो आप कहेंगे कि ये तो कोई 20-21 साल की कंवारी लड़की है। हालांकि 2 शादियां कर चुकी है। एक लड़का पहले शौहर से है, उसकी उम्र इस वक्त 12-13 साल होगी। दूसरे शौहर से एक लड़की है, वो भी 3-4 साल की हो चुकी है। अब तीसरे शौहर की तलाश में है। 30-32 साल से कम की नहीं होगी। लेकिन अब भी जब बन ठन कर बाहर निकलती है तो मेरे जैसे बुढ़े बुढ़े खुसट भी कभी कभी बांगे देना शुरू कर देते हैं। वो खासा दिलफेंग शख्स मालूम होता था। उसके पड़ोस में मातम बपा था और उसे आशिकाना बातें सूझ रही थीं। मैंने उसे टटोलने के ख्याल से कहा, शाह जी, शर्म में क्या शर्म, पैगाम भेज दें। वो मजीद खुलते हुए बोला, मलिक जी जरा खोली, बादशाहो जरा खोली गल करो। वो पहली वाली को पता चल गया तो भांडे खड़का देगी। एएसआई ने तंजिया लहजे में कहा, ते फिर तुसी बांगा ते ही गुजारा करो। मैं असल मौजू की तरफ आते हुए बोला, शाह जी, इस लड़की या औरत का कत्ल के मामले से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक तो मलिक जी आपको तलाश करना है, मगर मामला बड़ा गहरा है। मैंने सुना है कि फारूक हुसैन इस लड़की से शादी करना चाहता था, मगर बात किसी वजह से बन न सकी। इस लड़की का नाम क्या है और रहती कहाँ है? मैंने पूछा। नाम उसका शाहिदा शकूर है और साथ वाली गली में वो अपनी बेवा माँ के साथ रहती है। थोड़ी देर बाद उसकी बीवी बत्तीसा और दूध के 2 गिलास ले आई। मलिक जी, इस बात का किसी से जिक्र न करना, शाहदीन ने अपनी बीवी के जाने के बाद कहा, और आप ऐसा करें कि शाहिदा शकूर के घर जाने से पहले मासी गफूरा से बात कर लें। वो महल्ले की हर बात की खबर रखती है। असल कहानी आपको मासी गफूरा से मालूम हो जाएगी। उसका इधर से तीसरा दरवाजा है। उसकी बातों में मुझे कोई वजन मालूम न हुआ। हमने दूध पिया और शाहिदा शकूर के घर का रास्ता पूछकर वहां से रुखसत हो गए। हवेली में लोगों की आमद जारी थी और अंदर से रोने की आवाजें आ रही थीं। मैंने मासी गफूरी का दरवाजा नहीं खटखटाया और दूसरी गली में शाहिदा शकूर के दरवाजे पर पहुंच गया। दस्तक के जवाब में एक खुशशक्ल अधेड़ उम्र औरत ने दरवाजा खोला। उसने गर्म चादर ओढ़ रखी थी। मैंने अपना तारुफ कराने के बाद कहा कि मैं शाहिदा शकूर से बात करना चाहता हूँ। वो घर में नहीं है। औरत ने कहा, मैं उसकी माँ हूँ, आपको जो कुछ पूछना हो मुझसे पूछें। कोई खास बात नहीं है, आपकी बेटी कहाँ गई हुई है? औरत ने नागवारी से कहा, आपको इससे क्या मतलब? हम इज्जतदार लोग हैं, खैर मर्दों को अपनी बहू बेटियों की बातें बताना पसंद नहीं करते। मेरी बेटी से आपको क्या काम है? खाला, हम बेमकसद किसी का दरवाजा नहीं खटखटाते हैं। आपके महल्ले में फारूक हुसैन नामी एक शख्स कत्ल हो गया है। किसी ने हमें बताया है कि वारदात के वक्त उसने आपकी बेटी को गली से गुजरते देखा था। औरत भड़क उठी और बोली, क्या नाम है उस कमीने का? आपकी बहन के बारे में वो ये बात कहता तो मैं देखती कि आप किस तरह इस बात को बर्दाश्त करते। आप जरा उसको मेरे सामने तो लाएं। मैंने उसका मुंह न तोड़ दिया तो मेरा नाम बदल देना। उन लोगों को शर्म नहीं आती? दूसरों की बहू बेटियों को ताकते हुए, जलील कहीं के। अब गलियों में चलना भी गुनाह हो गया है। वो खासी मुंहफट औरत थी। मैंने जरा सख्त लहजे में कहा कि बीबी ज्यादा शोर न मचाओ। इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है। हम तुम्हारी बेटी से सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि उसने किसी मशकूक आदमी को गली में से गुजरते हुए तो नहीं देखा? वो इस वक्त है कहाँ? किसी जलील ने बकवास की है। मेरी बेटी तो शाम से अपने मामू के घर गई हुई है और हम शरीफ लोग हैं। आप दोबारा हमारे दरवाजे पर ना आए। हमारा मशकूक लोगों से कोई वास्ता नहीं है। वो औरत बकौले शख्स से परों पर पानी नहीं पड़ने देती थी। मैं उसके साथ सख्त रवैया भी इख्तियार कर सकता था, मगर इसका कोई जवाज नहीं था। वो लड़की मामू यानी अपने भाई के घर का पता बताने पर भी तैयार नहीं थी। मैंने एएसआई से कहा कि वो पड़ोसियों से शाहिदा शकूर के मामू का पता मालूम करके वहां जाए और सिर्फ ये पूछकर वापस आ जाए कि लड़की वहां मौजूद है या नहीं। अगले रोज मैं मकतूल के कई दोस्तों और रिश्तेदारों से मिला और मुख्तलिफ जावियों से पूछगछ की। सबसे पहले मैं कत्ल के मुहर्रिक का तयन करना चाहता था। जहां तक फारूक हुसैन के किरदार का ताल्लुक था तो उसके बारे में सबकी एक ही राय थी कि फारूक हुसैन नहायत नर्म मिजाज और खुश अखलाक शख्स था। जिन लोगों से मैंने पूछगछ की उनमें फारूक का एक राजदार दोस्त भी था। उसका नाम सुलेमान शेख था। वो फारूक का लंगोटिया यार था। दोनों ने एक साथ ग्रेजुएशन किया था और कुछ अरसे लाहौर में भी इकट्ठे रहे थे। सुलेमान शेख भी फारूक की तरह अदबी ज़ौक़ का मालिक था और मकामी अदबी अंजुमन का ओहदेदार भी था। उसने फारूक के बारे में जो तफसीलात बताईं वो मैंने अपने अल्फाज में आपके सामने पेश करता हूँ।
اس تفصیل میں کچھ ایسی باتیں بھی شامل ہیں جو مجھے دوسرے ذرائع سے معلوم ہوئی تھیں۔ سلیمان شیخ نے مجھے بتایا کہ فاروق ایک نفیس قسم کا بندہ تھا۔ وہ نرم مزاج، ہمدرد اور اپنے خیالوں میں گم رہنے والا تھا۔ وہ اوسط درجے کے زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی زمینوں سے معقول آمدنی ہو جاتی تھی اور وہ ضرورت کی ہر چیز خریدنے کی استطاعت رکھتا تھا۔ گریجویشن کے بعد سلیمان شیخ نے فاروق سے کہا، فاروق، تمہارے تو عیش ہیں، اب تم باپ دادا کی زمینوں کی کمائی کھاؤ اور کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے سکون کی زندگی گزارو۔ نہ تو نوکری کی ضرورت ہے تمہیں اور نہ ہی فکر معاش کی۔ رات دن فرصت ہی فرصت، خواہ ادب کی خدمت کرنا اور یا خود اپنی۔ فاروق نے پرتعصب انداز میں سر ہلایا اور بولا، شیخ، تم بڑے غلط زاویے سے زندگی کو دیکھتے ہو۔ تم ان لوگوں میں سے ہو جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے پاس بہت ساری فرصت ہو اور بہت ساری دولت ہو تو وہ عیش کی زندگی گزار سکتا ہے۔ مجھے اس قسم کے بورژوائی نظریات سے سخت نفرت ہے۔ ایک بات تو بتاؤ، میں اپنے باپ دادا کی زمینوں کی کمائی کیوں کھاؤں؟ میرا اس کمائی پر کیا حق ہے؟ حق؟ بھائی وہ تمہاری موروثی جائیداد ہے، تمہارا اس پر حق نہیں ہوگا تو اور کس کا ہوگا؟ فاروق حسین عام زندگی میں بہت خاموش طبیعت آدمی تھا، لیکن اگر ذکر اس کے پسندیدہ موضوع کا ہوتا تو وہ گھنٹوں بولتا چلا جاتا، اس کی زبان رکنے کا نام ہی نہ لیتی۔ شیخ، ایک بات یاد رکھو، تم اچھے ادیب کبھی نہیں بن سکتے۔ تمہارا مشاہدہ بہت کمزور ہے، تم باہر کی آواز سننے کے بجائے اندر کی آواز سنتے ہو۔ میں نے زمین کی نہیں، زمین کی کمائی کی بات کی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نہ ذہنی طور پر زمیندار ہوں اور نہ عملی طور پر، یعنی زمینوں کے معاملے میں کوئی کام نہیں کر سکتا، نہ ہل چلا سکتا ہوں اور نہ نگرانی کر سکتا ہوں۔ ایسی صورت میں مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں زمین کی کمائی کھاؤں؟ پیارے، سب کھا رہے ہیں، جاگیردار شہروں میں عیش کرتے ہیں اور کاشتکاری کسان کرتا ہے۔ بعض جاگیردار عیش کرتے رہتے ہیں، ایک آدمی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات فرق کی نہیں، اصول کی ہے۔ میں خود کام کروں گا، ملازمت کروں گا اور اپنی محنت کی کمائی کھاؤں گا۔ فاروق، تمہارے اندر اچھے ادیب کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ تم ملازمت کرنے کے بجائے اچھے ادب سے معاشرے کی خدمت کرو۔ اس شاندار کام کے عوض اپنی زمین کی کمائی کھانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ جو شخص اپنی خدمت نہیں کر سکتا وہ معاشرے کی خدمت بھی نہیں کر سکتا۔ سلیمان شیخ نے مجھے بتایا کہ اسی زمانے میں ایک لڑکی نے ان کی ادبی محفل میں آنا جانا شروع کیا۔ وہ درمیانے قد کی نہایت حسین لڑکی تھی، بے باک اور ذہین بھی تھی، غالباً فرسٹ یا سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی۔ کبھی کبھار افسانہ یا مضمون بھی لکھ کر لاتی تھی اور دوسروں کے افسانوں پر تنقید بڑی عمدہ کرتی تھی۔ فاروق کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ کوئی لڑکی اس سے متاثر نہیں کر سکتی، لیکن اس ادبی ذوق رکھنے والی لڑکی نے چند دنوں کے اندر اندر فاروق کو متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ ادبی محفل مختلف جگہوں پر ہوتی تھی، کبھی ایک ممبر کے گھر میں اور کبھی دوسرے ممبر کے گھر میں۔ ایک شام محفل فاروق کے گھر میں تھی۔ فاروق نے سلیمان شیخ سے کہا کہ وہ رات کا کھانا اس کے ساتھ کھائے اور کسی طرح شاہدہ کو بھی کھانے پر آمادہ کر لے۔ جی ہاں، وہ لڑکی شاہدہ شکور ہی تھی۔ انجمن کے ممبران میں شاہدہ کے علاوہ 2 لڑکیاں اور بھی تھیں۔ اس شام ایک لڑکی نہیں آئی تھی۔ جب سلیمان نے شاہدہ کو فاروق کی طرف سے کھانے کی دعوت دی تو اس نے پہلے تو انکار کیا، پھر کہا کہ وہ کھانے کے لیے رک جائے گی بشرطیکہ کہ دوسری لڑکی کو بھی کھانے کی دعوت دی جائے۔ لہٰذا دوسری لڑکی کو بھی کھانے کی دعوت دی گئی اور اس نے دعوت قبول بھی کر لی تھی، لیکن کھانے کے دوران اس کا بھائی اسے بلانے آ گیا اور وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر اٹھ گئی۔ یوں فاروق کی شاہدہ سے علیحدگی میں بات کرنے کی خواہش پوری ہو گئی۔ کھانے کے بعد سلیمان بھی ادھر ادھر ہو گیا۔ یا تو شاہدہ کو اس بات کا احساس نہ ہوا اور یا وہ دانستہ انجان بن گئی۔ فاروق اس کے ساتھ تا دیر تک باتیں کرتا رہا۔ شاہدہ نے بہترین سامعہ ہونے کا ثبوت دیا اور بڑی دلچسپی کے ساتھ فاروق کی باتیں سنتی رہی۔ اسی اثنا میں شاہدہ کی ماں اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ شاہدہ کی تاخیر کے باعث فکر مند ہو گئی تھی۔ فاروق نے اس کا اپنے گھر والوں سے تعارف کرایا، اس کی خاطر مدارات کی اور اپنی خوش اخلاقی سے اسے خوب متاثر کیا۔ اس کے بعد شاہدہ نے وقتاً فوقتاً اس کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ ایک روز فاروق نے سلیمان سے کہا، شیخ، میرا خیال تھا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کر سکوں گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں شادی سے متنفر تھا،
बल्कि मुझे यकीन था कि मेरे मिजाज को समझने वाली कोई लड़की नहीं मिल सकेगी, लेकिन अब मैं ये बात नहीं कह सकता। सुलेमान शेख ने उसे शौक नजरों से घूरा और बोला, मालूम होता है कि किसी की जुल्फों ने तुम्हें असीर कर लिया है। क्या मैं उस खुशनसीब का नाम पूछ सकता हूँ? मजाक मत करो, फारूक ने कहा, तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। मैं शाहिदा शकूर की बात कर रहा हूँ। सुलेमान शेख ने मुझे बताया कि उसे ये बात सुनकर थोड़ा सा ताज्जुब हुआ। इसमें कोई शक नहीं था, शाहिदा शकूर ज़हीन भी थी और हसीन भी, लेकिन उसके बारे में बाज़ ऐसी बातें सुनने में आई थीं जो अच्छी नहीं थीं। वो खासी आज़ाद ख्याल थी और किसी और लोगों से भी उसके मरासिम थे। सुलेमान शेख ने कहा कि वो फारूक को नाराज़ नहीं करना चाहता था, लिहाजा उसने मोहतात लफ्ज़ों में कहा, फारूक, शाहिदा लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी देख लो, ये ज़िंदगी भर का मामला है। वो सिर्फ तुम्हारी बीवी ही नहीं होगी बल्कि तुम्हारे बच्चों की माँ भी होगी, इसलिए कोई फैसला करने से पहले अच्छी तरह छानबीन कर लो। फारूक ने हंसकर कहा, शेख, मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह समझता हूँ। तुम यही कहना चाहते हो ना कि शाहिदा और लोगों से भी मिलती जुलती है। कम से कम मेरे लिए ऐसी बात सोचना मुनासिब ना होगा, क्योंकि फिल वक्त शाहिदा अपने मामलात में आज़ाद है। जिस तरह वो दूसरों से मिलती है उसी तरह मुझसे भी मिलती है। अगर उसका दूसरों से मिलना बुरा है तो मुझसे मिलना भी बुरा है, यानी कि मैं भी उतना ही बुरा हूँ। ये तस्वीर का एक रुख है फारूक। बात यह है कि कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता। जब हम किसी बंदे को पसंद करते हैं तो हमें उसकी चंद खामियां भी कबूल करना पड़ती हैं। देखने वाली बात यह होती है कि उसकी अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं या बुराइयाँ। खैर, तुम अपने मामलात को ज़्यादा बेहतर समझते हो। ये रजामंदी एक तरफा है या दो तरफा? है तो दो तरफा ही, फारूक ने कहा, लेकिन अभी तक इस मौजू पर कोई बात नहीं हुई। हिम्मत नहीं पड़ती। इस मौजू पर खुद बात करना मुनासिब नहीं होगा। सुलेमान शेख ने कहा, अपनी माँ को उसके घर भेज दो। शायद यही करना पड़ेगा। मैं चाहता था कि पहले शाहिदा से इसकी मर्जी मालूम कर लूँ। वैसे तो तुम दानिश्वर बनते हो, लेकिन अभी तक ये अंदाज़ा नहीं कर सके कि शाहिदा की तुम्हारे बारे में राय क्या है। सुलेमान शेख ने बताया कि उसके चंद रोज़ बाद फारूक का एक्सीडेंट हो गया और टांग में फ्रैक्चर हो गया। वो 2-2.5 महीने अस्पताल में पड़ा रहा। शाहिदा 2-3 मरतबा उसकी बीमार पुरसी करने अस्पताल गई और फल वगैरह भी लेकर गई। इस बात से फारूक के इस यकीन को और तकवीत हासिल हुई कि शाहिदा उसे पसंद करती है। फारूक का फ्रैक्चर तो ठीक हो गया, लेकिन बाएं टांग में थोड़ा सा लंग पैदा हो गया। जब वो चलता था तो देखने वालों को उसके लंग का अंदाज़ा हो जाता था। अस्पताल से घर आने के चंद हफ्ते बाद फारूक ने अपनी माँ को शाहिदा के घर भेज दिया। शाहिदा की माँ सरदार बेगम ने कहा कि वो सोचकर जवाब देगी। 1 महीने के बाद फारूक ने फिर अपनी माँ को भेजा, तो भी गोलमोल जवाब मिला। इसके चंद रोज़ बाद शाहिदा ने फारूक से कहा, फारूक, आप क्यों अपनी अम्मी को बार बार जहमत देते हैं? फारूक अपने ज़ाती मामलात में कमज़ोर शर्मीला था। बोला, मेरा ख्याल है कि मेरी माँ मेरी पसंद को समझ गई हैं, मगर तुम्हारी माँ को तुम्हारी पसंद का अंदाज़ा नहीं हुआ। क्या अपनी पसंद की चीज़ को बांध कर रखना ज़रूरी होता है? बांधना बहुत गैर अदबी लफ्ज़ है, फारूक ने कहा। अपनी पसंद की चीज़ को दूसरों की दस्तरस से बचाने के लिए एक मजबूत ताल्लुक बहुत ज़रूरी है और ज़िंदगी के तकाज़े पूरे करने भी ज़रूरी हैं। फारूक, मैंने आपको हमेशा एक मोहतरम दोस्त की नज़र से देखा है। मैं कहीं भी रहूं, मेरा दिल आपके साथ रहेगा। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हमारा एहतराम का ताल्लुक हमेशा कायम रहेगा, लेकिन जो चीज़ आप चाहते हैं वो नहीं हो सकेगी। आप इस ख्याल को दिल से निकाल दें। फारूक को इस जवाब से सख्त धचका पहुंचा। उसे अपने ख्वाबों का महल चकनाचूर होता हुआ महसूस हुआ। शाहिदा, तुमसे मिलने से पहले मेरा शादी का कोई इरादा नहीं था, उसने हौले से कहा, क्योंकि मेरा ख्याल था कि मुझे अपने मिजाज की लड़की कभी नहीं मिल सकेगी। लेकिन जब तुमसे मुलाकात हुई तो मैंने तुम्हें अतिया खुदावंदी समझा। लेकिन बहरहाल, मोहब्बत को पाबंद तो नहीं किया जा सकता। मैं शादी का ख्याल तो दिल से निकाल सकता हूँ, मगर तुम्हारा ख्याल दिल से नहीं निकाल सकता। शाहिदा की पास करीबी सहेलियों ने बताया कि शाहिदा शुरू में फारूक से शादी के बारे में संजीदा थी। उसने इशारतन फारूक को मशवरा भी दिया था कि चूंकि वो जमींदारी के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेता, लिहाजा अपना हिस्सा अलग कर ले। इस पर फारूक ने कहा कि वो माँ और बहनों की मौजूदगी में जायदाद का हिस्सा मांगना मुनासिब नहीं समझता।
उसने अपने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अपनी ज़िंदगी खुद बनाना चाहता है। शाहिदा की एक सहेली ने, जिसका नाम मुझे याद नहीं रहा, बताया कि शाहिदा को फारूक के इन नज़रियात से बड़ी मायूसी हुई और उसने अपना फैसला तब्दील कर लिया। शाहिदा ने किसी के सामने ये भी कहा कि वो एक तहीदस्त और लंगड़े फ़लसफ़ी के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। ये बात अदबी हल्के में खासी मशहूर हो गई थी। कहते हैं कि शाहिदा ने बाद में इस बात की तरदीद की और कहा कि उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी। सुलेमान शेख ने मुझे बताया कि जब फारूक ने ये बात सुनी तो वो चुप सा हो गया। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे इस बात से सख्त सदमा पहुंचा था, लेकिन उसने इस पर कोई तनकीद नहीं की। दिलचस्प बात यह थी कि शाहिदा को इन बातों के बावजूद उससे मिलती थी। वो कहती थी कि उसे फारूक से बातें करके बड़ा सुकून मिलता है। फिर ऐसा हुआ कि शाहिदा अचानक लाहौर चली गई और तकरीबन 3 साल तक वहाँ रही। इस दौरान में फारूक भी लाहौर चला गया और वहाँ मुलाजमत कर ली, लेकिन हकीकत ये थी कि उसे शाहिदा की कशिश वहाँ ले गई थी। सुलेमान शेख ने बताया कि छुट्टी के बाद फारूक लाहौर की सड़कों बाजारों में बेमकसद घूमता रहता था। कभी कभी उसे भी साथ ले जाता था। उसने कभी शाहिदा का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन सुलेमान बखूबी देख सकता था कि उसकी वीरान आंखें किसी की तलाश में थीं। अगर शाहिदा से मिलती जुलती शक्ल की कोई लड़की उसे नजर आ जाती तो फौरन वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाता। वो तकरीबन 5 साल लाहौर रहा। जब वापस आया तो उसे पता चला कि शाहिदा 2 साल पहले वापस आ गई थी। लाहौर से वापसी पर शाहिदा एक 2 साला बच्चा भी साथ लाई थी। बच्चे के बारे में उसने ये कहा था कि वो उसके एक कज़न का था, जिसकी बीवी बच्चे की विलादत के दौरान इंतकाल कर गई थी। लेकिन आम अफवाह ये थी कि वो शाहिदा का अपना बच्चा था। कुछ का कहना था कि वो उसका नाजायज़ बच्चा था और कुछ ये कहते थे कि उसने किसी दौलतमंद और शादीशुदा शख्स से खुफिया शादी कर ली थी, जिसने कुछ अरसे के बाद उसे तलाक दे दी थी। शाहिदा को जब फारूक की आमद का पता चला तो वो फौरन उससे मिलने पहुंच गई। बच्चे को भी साथ ले गई। दोनों 2 बिछड़े हुए दोस्तों की तरह मिले। फारूक ने कहा, शाहिदा, मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं। लोग बकते हैं। शाहिदा उसका मतलब समझते हुए बोली, ये बच्चा मेरे चचाजाद भाई का है। उसकी बीवी डिलीवरी के दौरान फौत हो गई थी। लोगों को दूसरों की इज्जत उछालने में मज़ा आता है। दोनों खूब बातें करते रहे। फिर फारूक ने पूछा, शाहिदा, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? शाहिदा ने टालने वाले अंदाज में कहा, क्या शादी करना ज़रूरी है? ज़रूरी तो है, फारूक ने कहा। शादी के बगैर इंसान की तकमील नहीं होती। शाहिदा ने शौक़ी से कहा, फिर तो आपको फ़ौरन शादी कर लेना चाहिए। फारूक ने संजीदगी से पूछा, क्या मैं इसे मजाक समझूं या अपनी अम्मी को तुम्हारे घर भेज दूं? शाहिदा 2 साला बच्चे की तरफ देखते हुए बोली, अब मैं इस स्टेज से गुजर चुकी हूँ और खुद ही फैसला कर सकती हूँ। उसने जिस अंदाज से बच्चे की तरफ देखा था और जिस अंदाज में बात की थी, उसने फारूक को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद वो तमाम अफवाहें सच्ची थीं जो बस्ती में फैली हुई थीं। वो शाहिदा का अपना बच्चा था। फारूक ने गौर से बच्चे की तरफ देखा तो उसे कई शबाहतें नजर आईं, लेकिन वो अजीब आदमी था या उसकी अपनी कोई मसलहत थी कि उसने इतना कुछ जान लेने के बावजूद शाहिदा को शादी का पैगाम दिया। सूरत हाल ऐसी थी कि शाहिदा को बखुशी वो पैगाम कबूल कर लेना चाहिए था। मुआशरे में उसकी जो बदनामी हो रही थी उस पर कुछ पर्दा पड़ जाता, लेकिन उसने इस दफ़ा भी इनकार कर दिया। हालांकि कहना उसका यही था कि उसे फारूक के पास बहुत सुकून मिलता है। एक शख्स ने कहा कि जहाँ से पैसा मिलता है वहीं से सुकून भी मिलता है। लेकिन सवाल ये था कि अगर शाहिदा फारूक से माली फ़ायदा उठा रही थी तो उसने उससे शादी क्यों न कर ली। बाज़ लोगों का ख्याल था कि शाहिदा को अपने हुस्न का खूब अंदाज़ा था और वह किसी दौलतमंद से शादी करना चाहती थी। कुछ दूसरे लोगों का ख्याल था कि वो फारूक के नज़रियात या उसकी ज़हानत से खाइफ थी। सुलेमान शेख ने मुझे बताया कि अब शाहिदा का हल्का अहबाब बहुत वसी हो गया था। उसके मिलने वालों में ज़्यादातर बड़ी उम्र के साहिब हैसियत लोग थे। इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद उसकी खूबसूरती और कशिश में कोई फ़र्क नहीं आया था। जिस बच्चे को वो अपने कज़न का बच्चा कहती थी उसका नाम जमील था और वो शाहिदा को अम्मी कहता था। शाहिदा अक्सर फारूक से कहती रहती थी कि अब वो शादी नहीं करेगी और जमील को बड़ा आदमी बनाएगी। लेकिन एक रोज़ फारूक ने सुना कि शाहिदा ने
इनायत हुसैन नामी एक दौलतमंद शख्स से शादी कर ली है। इनायत हुसैन एक 40 साल कारोबारी शख्स था। उसकी पहली बीवी फौत हो चुकी थी और बच्चा कोई नहीं था। वो मामूली पढ़ा लिखा ट्रांसपोर्टर था और पुरानी वजह का आदमी था। शाहिदा और इनायत हुसैन का आपस में कोई जोड़ नहीं था। सुलेमान शेख ने कहा कि दोनों को एक साथ देखकर पहलुए हूर में लंगूर का तस्वुर जहन में उभरता था। इनायत हुसैन एक कदामत पसंद मजहबी आदमी था। आम ख्याल ये था कि उसने शादी के बाद शाहिदा को घर में पाबंद कर दिया था, लेकिन इनायत हुसैन के करीबी लोगों से पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं थी। इनायत हुसैन शाहिदा को बहुत चाहता था और उसकी ख्वाहिशात का बहुत ख्याल रखता था। उसने शाहिदा पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। शादी के बाद शाहिदा ने खुद ही अपनी बैरूनी सरगर्मियां महदूद कर दी थीं। खासतौर पर उसने फारूक से मिलना जुलना बिल्कुल तर्क कर दिया था। सुलेमान शेख ने मुझे बताया कि शाहिदा की शादी के चंद हफ्ते बाद फारूक अचानक लाहौर चला गया। उसे शाहिदा की शादी का यकीनन अफसोस हुआ था, लेकिन उसने किसी के सामने अपने दुख का इजहार नहीं किया था। सुलेमान शेख का ख्याल था कि शायद वो अपने गम को भुलाने के लिए लाहौर चला गया था। बहरहाल 7-8 माह लाहौर में रहने के बाद वो वापस आ गया। फिर एक हैरत अंगेज बात हुई। वापस आने के बाद उसने इनायत हुसैन से मिलना जुलना शुरू कर दिया। वो उसके दफ्तर में उससे मिलता था। कई मर्तबा इनायत हुसैन को उसके घर आते जाते देखा गया था। वो तन्हा आता था, अपनी बीवी शाहिदा को कभी साथ नहीं लाता था और गालिबन शाहिदा को इन मुलाकातों का इल्म भी नहीं था। फिर एक और हैरत अंगेज बात हुई। फारूक से मुलाकातों के चंद हफ्ते बाद इनायत हुसैन ने शाहिदा को तलाक देकर घर से निकाल दिया। उस वक्त वो एक बेटी की मां बन चुकी थी। सुलेमान शेख ने मुझे बताया कि इद्दत की मुद्दत गुजरने के बाद शाहिदा सबसे पहले फारूक से मिलने गई। फिर असर नौ मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। एक शख्स ने बताया कि शाहिदा की तलाक के बाद उसके पुराने शनासाओं के चेहरों पर एक बार फिर रौनक आ गई। कुछ अरसे के बाद इनायत हुसैन भी शाहिदा के घर जाता देखा गया। बाज़ लोगों ने ख्याल जाहिर किया कि इनायत हुसैन को अपने फैसले पर अफसोस हुआ था और वो शाहिदा को दोबारा अपने घर में बसाना चाहता था। एक रोज़ सुलेमान शेख ने फारूक से पूछा कि अब शाहिदा का उसके बारे में क्या ख्याल है, क्या वो एक लंगड़े फिलासफर को अपनी शरीके हयात बनाने पर तैयार हुई है या नहीं। हाँ, उसके ख्यालात में खासी तब्दीली आई है, फारूक ने जवाब दिया। अब वो मेरे बारे में संजीदा नजर आती है, लेकिन अभी कुछ और वक्त लगेगा। अगर वो संजीदा नजर आती है तो एक बार फिर पैगाम दे डालो, सुलेमान शेख ने कहा। देर मत करो। फारूक के होठों पर पुरस्कार मुस्कुराहट नमूदार हो गई। नफी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, अब ये पैगाम उसकी तरफ से आएगा। और जानते हो, क्या मैं फकत ये सुनने के लिए जिंदा हूँ? अगर मुझे ये जुमला सुनने की उम्मीद ना होती तो मैं बरसों पहले इस दुनिया से रुखसत हो गया होता। यानी तुम ये चाहते हो कि शाहिदा तुम्हारे पास आए और तुम्हारा हाथ थाम कर कहे, फारूक, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, मेरी गलतियाँ भूल जाओ और मुझे सुहागन बना दो। वो हौले हौले सर हिलाने लगा और बोला, मेरा कान बरसों से ये बात सुनने के लिए बेचैन है। फारूक, मैंने इतना साबित कदम किसी को नहीं देखा। मैं तुम्हारी दास्तान मोहब्बत ज़रूर लिखूंगा। अभी इंतज़ार करो, फारूक ने कहा। इस मोहब्बत का अंजाम तुम्हारी तवक्को के खिलाफ भी हो सकता है। फारूक, एक बात तो बताओ, बाज़ लोगों का ख्याल है कि शाहिदा की तलाक तुम्हारी साजिश का नतीजा है। तुमने वो मकूला नहीं सुना कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। मुझे तुम्हारा मकूला भी याद है। तुमने कहा था कि मोहब्बत को पाबंद नहीं किया जा सकता। पाबंद तो नहीं किया जा सकता, मगर सीधा रास्ता तो दिखाया जा सकता है ना। भटकी हुई मोहब्बत को उसकी मंजिल तो दिखाई जा सकती है ना। सुलेमान शेख ने कहा कि आखिरी दिनों में फारूक अजीब बातें करने लग गया था। उसकी बेशतर बातें सुलेमान की समझ में नहीं आती थीं, लेकिन ये बात यकीनी थी, शाहिदा अब उसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। 2 बच्चों की वजह से लोग उससे कतराने लगे थे। ये मालूमात हासिल करने के बाद मैं इनायत हुसैन से मिला। वो भारी जिस्म का एक ठेठ कारोबारी शख्स था। उसने बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थीं और पहलवानों की तरह चलता था। उसका दफ्तर लारियों के अड्डे के पास था। दफ्तर एक कमरे पर मुश्तमिल था, जिसमें एक पुरानी मेज और चंद लकड़ी की कुर्सियों के अलावा एक चारपाई भी मौजूद थी। एक कोने में चंद पुराने टायर और बसों के नकारा पुर्जे पड़े थे। इनायत हुसैन ने उठकर मेरा इस्तकबाल किया और अपनी कुर्सी मेरे लिए खाली कर दी। जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, उसने कहा। तशरीफ रखो जनाब, आज तो हमारी कोठरी में भी रौनक हो गई। ओ काका, उसने बाहर की तरफ मुंह करके आवाज़ लगाई। थानेदार साहब के लिए
धनिया सी अच्छी सी लस्सी बनवा के लाओ और 2-4 पेड़े डलवा लेना उसमें, और गल सुन, गर्मा गर्म जलेबी भी लेते आना। मैंने कहा, इनायत हुसैन, तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं 2-4 बातें पूछने आया हूँ, खाने पीने की कोई हाजत नहीं है मुझे। मेरा नाम मलिक सफ्दर हयात है। ओ जी, आपका नाम कौन नहीं जानता? जनाब, तुसी बैठो तो सही, बातें भी हो जाएंगी। मैं उसकी कुर्सी पर जा बैठा। वहाँ वही एक काम की कुर्सी थी, बाजू उसका भी टूटा हुआ था। कमरे में ड्राइवर और कंडक्टर टाइप के 2-3 आदमी बैठे थे, जो एक एक करके बाहर चले गए। मैंने इनायत हुसैन के चेहरे का जायजा लेते हुए कहा, इनायत हुसैन, मैं फारूक के कत्ल के सिलसिले में तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारा उससे कोई तनाज़ा चल रहा था। उसके चेहरे पर संजीदगी नमूदार हो गई, बल्कि वो कदरे फिक्रमंद भी नजर आने लगा। नहीं जनाब मलिक साहब, किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मेरा फारूक से कोई तनाज़ा नहीं था। लोग कहते हैं कि तुमने उसकी वजह से अपनी बीवी को तलाक दी है, क्या ये सच है? वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, मलिक साहब, आप मेरे मिलने जुलने वालों से पूछ लें, मैं खरा आदमी हूँ और खरी बात करता हूँ। मैंने अपनी बीवी को जो तलाक दी है, उसकी वजह कुछ और थी। क्या वजह थी? मैंने पूछा। वो फिर चुप हो गया। उसके चेहरे पर तजब्जुब के आसार थे। एक तवील तवक्कुफ के बाद उसने कहा, मुझे मालूम है कि आप ये बात पूछे बगैर मेरी जान नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आए मेरे साथ। इस बात का जवाब मैं आपको घर चलकर दूंगा। उसने मेज की दराज से नोटों की गड्डियां निकालकर एक चमड़े के बैग में डाल ली। मैं उसके साथ दफ्तर से बाहर आ गया। बरामदे में चारपाई पर वही ड्राइवर और कंडक्टर बैठे थे जो मेरे आने से पहले अंदर बैठे थे। इनायत हुसैन ने एक शख्स को आवाज़ देकर कहा, ओए कदीरे, मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रहा हूँ। सरगोदे से बत्ती चौंती आने वाली होगी, उसके कंडक्टर से पैसे लेकर रख लेना। और हाँ, वो काका लस्सी और जलेबियाँ लेने गया हुआ है, वो तुम लोग खा पी लेना। उसका घर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। हम टांगे पर बैठकर वहाँ पहुँच गए। एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर फिक्रमंदी से बोली, पुत्र, खैर तो है? खैरियत है माँ, खैर है, इनायत हुसैन ने कहा। मलिक हुसैन मिलने आए हैं, जीरा के हाथों कोई मिठाई अंदर भेज देना। आओ जी मलिक जी, आओ। जनाब, ये आपका अपना घर है जनाब, ये मेरी माँ है। मैंने बूढ़ी औरत को सलाम किया और आरास्ता बैठक में जा बैठा। इनायत हुसैन ने एक मुकफ्फल अलमारी खोली और अंदर से एक कागज़ निकालकर मुझे थमाया। ये है जनाब तलाक की वजह, उसने कहा। मैंने ये सर्टिफिकेट इससे लिया, पहले किसी को नहीं दिखाया। वो बर्थ सर्टिफिकेट था और लाहौर के एक अस्पताल से जारी किया गया था। इस सर्टिफिकेट के मुताबिक शाहिदा का बेटा जमील था, जो फला फला तारीख को मज़कूर अस्पताल में पैदा हुआ था। वल्दियत के खाने में नजमुद्दीन भट्टी का नाम दर्ज था। मैं सारी बात समझ तो गया, लेकिन मैंने पूछा, इस सर्टिफिकेट का क्या मतलब है? जनाब, बात यह है कि 5 सवा 5 साल पहले जब मैंने शाहिदा के साथ शादी की तो उसके साथ ये बच्चा जमील भी था। उस वक्त उसकी उम्र 7-8 साल के करीब होगी। शाहिदा ने मुझे बताया कि वो उसके किसी चचाजाद भाई का बेटा है, जिसे इसने माँ बनकर पाला है। जमील की माँ के बारे में उसने बताया कि वो ज़चगी के दौरान मर गई थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बच्चों से घर में रौनक होती है। जमील के बारे में मैंने बाज़ अफवाहें सुनी, लेकिन शाहिदा ने हल्फन कहा कि जमील उसका बेटा नहीं है। मलिक साहब, अगर वो सही और सच बोल देती तो मुझे इस पर कोई शक न होता। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, इसके बेटे को भी कबूल कर लेता, लेकिन उसने झूठ बोलकर खुद ही अपनी पोजीशन खराब कर ली। ये सर्टिफिकेट आपको किसने दिया है? मैंने पूछा। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक उसने जवाब दिया कि ये सर्टिफिकेट मुझे फारूक ने लाकर दिया था। क्या आपको यकीन है कि इस सर्टिफिकेट में जो कुछ लिखा है सच है? मलिक साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे अक्ल ज़रूर दी है। मैं इतनी बड़ी बात बगैर सबूत के नहीं मान सकता था। मैं ये सर्टिफिकेट और शाहिदा की तस्वीर लेकर लाहौर गया और वहाँ अस्पताल के अमले से इस केस के बारे में दरियाफ्त किया। जिस नर्स और डॉक्टर ने केस किया था, उन्होंने शाहिदा की तस्वीर देखकर सर्टिफिकेट की तस्दीक की। वापस आकर मैंने शाहिदा से जवाब तलबी की। जब उसे पता चला कि मैं लाहौर गया था और अस्पताल से उसके केस के बारे में पूछा था, तो उसका पारा चढ़ गया और उसने सारे घर को सर पर उठा लिया। उसने उसकी माँ को बुलाया और सारी बात उसके सामने रखी। वो बेटी से भी 2 हाथ आगे निकली। वो असल हकीकत पहले ही जानती थी। दोनों ने अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय घर में तूफान खड़ा कर दिया। जनाब, मैं कारोबारी आदमी हूँ, औरतों के मकरो फरेब मेरे बस का खेल नहीं।
मैंने हक के महर और तलाक नामा शाहिदा के हाथ पे रखा और उसे रुखसत कर दिया। इंसान शादी अपने आराम के लिए करता है, मुसीबत में पड़ने के लिए नहीं करता। इनायत हुसैन, क्या आपने शाहिदा को ये बात बताई थी कि बर्थ सर्टिफिकेट आपको फारूक ने ला कर दिया था? मैं फितना परवर आदमी नहीं हूँ। फारूक ने मुझसे वादा लिया था कि मैं शाहिदा के सामने उसका जिक्र नहीं करूँगा। मैंने अपना वादा पूरी तरह निभाया और फारूक का शाहिदा के सामने जिक्र नहीं किया। आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि शाहिदा शादी से पहले फारूक से मिला करती थी और तलाक के बाद भी मिलती रही थी। मुझे शादी से पहले के हालात का कुछ इल्म नहीं, उसने जवाब दिया। अलबत्ता तलाक के बाद मुझे मालूम हुआ था कि वो फारूक से मिलती रहती थी। आपको इस बात पर गुस्सा तो ज़रूर आया होगा और आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि फारूक ने आपको क्यों अपनी बीवी से बज़न किया था। मलिक साहब, उसने जो कुछ मुझे बताया उसमें कोई गलती नहीं थी, लिहाजा मैं उस पर बदज़नी का इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। अलबत्ता ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि उसका खेल कुछ और था। एक 13-14 साल लड़की कमरे में दाखिल हुई और एक ट्रे मेज़ पर रखकर खामोशी से वापस चली गई। ट्रे में 2 गिलास लस्सी के और कुछ घर की बनी हुई मिठाई रखी हुई थी। इनायत हुसैन, मैंने सुना है कि आपको अपने फैसले पर अफसोस हुआ है और आप शाहिदा को दोबारा अपने घर में आबाद करना चाहते हैं। क्या ये सच है? नहीं जनाब, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। फिर आप जानते ही हैं तलाक के बाद बीवी को वापस लाने का तरीका कितना मकरूह है। क्या आपका शाहिदा के घर आना जाना है? हाँ, कभी कभी अपनी बेटी को देखने चला जाता हूँ। क्या आप फारूक से भी मिलते जुलते थे? फारूक मेरे मिजाज का आदमी नहीं था। उसने अपना खेल दिखाने के लिए मुझसे मेल जोल बढ़ाया था। उसके बाद न वो मुझसे मिलने आया था और न ही कभी मैं उससे मिलने गया था। कत्ल की वारदात फरवरी में हुई थी। गालिबन फरवरी के इब्तिदाई अय्याम थे, लेकिन मुझे तारीख याद नहीं रही। यहाँ हम अपनी सहूलत के लिए 3 तारीख फर्ज कर लेते हैं। मैंने इनायत हुसैन से पूछा, इनायत हुसैन, आप 3 फरवरी के रोज़ रात के 8 और 9 बजे के दरमियान कहाँ थे? उसने मेरे सवाल का मकसद समझने में थोड़ा सा वक्त लिया और फिर बोला, मलिक साहब, क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? आपका ख्याल है कि फारूक को मैंने कत्ल किया है? फिलहाल तो मैं तफ्तीश कर रहा हूँ, ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि फारूक को किसने कत्ल किया है और क्यों किया है। देखें जनाब, आप मुझ पर खामखा ही शक कर रहे हैं, उसने कहा। फिर सोचते हुए बोला, मेरा ख्याल है कि 3 तारीख को मैं लाहौर गया था। वहाँ मैंने अपनी एक बस का फ्यूल इंजेक्शन पंप मरम्मत के लिए दिया हुआ था। वो लेने गया था। मेरे पास मरम्मत की रसीद भी होगी। कुछ और सामान भी खरीदा था। मैंने उससे रसीद दिखाने के लिए कहा। वो उठा और अलमारी खोलकर अंदर देखने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा कि वो रसीद दफ्तर में होगी। मैंने उसे हिदायत की कि वो शाम को थाने आकर रसीद दिखा जाए। वो बार बार यही कहता रहा कि मैं उस पर बिला वजह शक कर रहा हूँ। उसका फारूक के कत्ल में कोई हाथ नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि अलमारी में देखने के बाद वो कुछ परेशान सा लग रहा था। जैसा कि आप जान चुके हैं कि वारदात वाली रात मैं शाहिदा शकूर के घर गया था और उसकी माँ ने, जिसका नाम सरदार बेगम था, शोर मचाकर हमें दरवाजे से ही रुखसत कर दिया था। अगली सुबह एएसआई ने रिपोर्ट दी कि शाहिदा अपने मामू के घर में ज़रूर थी, लेकिन उसके मामू के बयान के मुताबिक वो रात के 9:30 बजे वहाँ पहुँची थी। अगली सुबह जब हमने उससे मिलने की कोशिश की तो पता चला कि वो अपने मामूजाद भाई के हमरा कुछ रोज़ के लिए लाहौर चली गई है। उसकी इस हरकत से मेरे दिल में शक पैदा हुआ। उसका अचानक लाहौर चले जाना खालियत इल्लत नहीं था। मैंने 2 सादा लिबास आदमियों को उसके घर की निगरानी पर मामूर कर दिया और उन्हें ताकीद कर दी कि घर वालों या पड़ोसियों को इस निगरानी का इल्म नहीं होना चाहिए। 9-10 रोज़ बाद निगरानी करने वालों ने मुझे इतला दी कि शाहिदा लाहौर से वापस आ गई है। मुझे बताया गया कि वो अकेली वापस आई थी और बहुत खामोशी से घर पहुंची थी। ये इतला मुझे शाम के वक्त मिली। मैं 4-5 आदमियों को साथ लेकर उसके घर पहुंच गया। 2 आदमियों को मैंने पिछले दरवाजे पर और 2 को मकान के कोने पर खड़ा कर दिया। मेरी दस्तक के जवाब में हस्ब साबिक शाहिदा की माँ सरदार बेगम ने दरवाज़ा खोला। मालूम होता है कि आपने सारे महल्ले में हमारा ही घर देख लिया है, उसने तेवरी चढ़ाई। क्या हुक्म है? मुझे पता चला है कि शाहिदा लाहौर से वापस आ गई है। मैंने कहा, मैं उससे बात आ गई है तो क्या हुआ? आप उस यतीम लड़की के पीछे क्यों पड़ गए हैं? वो अभी नहीं मिल सकती, बहुत थकी हुई है। वो औरत मेरी कुव्वत बर्दाश्त को आजमा रही थी। मैंने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर वो थकी हुई है तो हम कल सुबह आ जाएंगे।
لیکن میرے 4 آدمی ادھر گلی میں موجود رہیں گے۔ شاہدہ اپنی ماں کے پیچھے ہی کھڑی تھی، وہ سامنے آ گئی۔ ماں کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے بولی، آپ اندر آ جائیں۔ بیٹھک میں قدم رکھنے کے بعد میں نے اس کا جائزہ لیا۔ شاہدہ جس کی عمر 30-32 سال بتائی گئی تھی، اس کے علاوہ جو حالات میں سن چکا تھا ان کے مطابق بھی اس کی عمر اتنی ہی ہونا چاہیے تھی، لیکن میرے سامنے جو لڑکی کھڑی تھی وہ 24-25 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ وہ سرخ و سفید رنگت والی انتہائی حسین لڑکی تھی، پھر اس میں کشش اور رعب حسن بہت تھا۔ عام آدمی اس سے نظریں ملا کر بھی بات نہیں کر سکتا تھا۔ تشریف رکھیں ملک صاحب۔ وہ میرا نام بھی جانتی تھی۔ امی ملک صاحب کے لیے چائے بنا لائیں۔ مجھے بٹھانے کے بعد اس نے اپنی ماں سے کہا، لہجہ تیکھ مانا تھا، کچھ کھانے پینے کے بھی لے آئیں۔ سردار بیگم خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ شاہدہ نے نہایت دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا